शैक्षिक विकास में वित्त समिति की जो कार्यसूचियाँ बताई गई थी उनकी परिचर्चा हम इस बिंदु में बिंदुवार करते हैं, जिसमें पहला बिंदु है भारत में शिक्षा की व्यापक प्रणाली के लिए आवश्यक आवर्ती व गैर आवर्ती वित्तीय व्यवस्था पर विचार करना। दूसरा बिंदु है केंद्रीय अनुदान, शैक्षिक शेष व शैक्षिक ऋण के द्वारा वित्त को बढ़ाने के उपायों पर विचार करना। नंबर 3, शैक्षिक विकास कार्यक्रम के लिए वित्त जुटाने के लिए अर्थात फंड या कहें कि धन की व्यवस्था करने के लिए अन्य किसी संभाव्य सुझाव पर विचार करना। इस तरह से ये समितियों को दिए गए कार्यसूची थे। अब हम देखते हैं कि सम्यक विचार विमर्श के उपरांत कहने का आशय यह है कि जब इसके संबंध में परिचर्चा हो जाती है, उद्देश्य कथन पूरे हो जाते हैं, उसके पश्चात एक निश्चित आधार पर हम पहुंचते हैं, जिस आधार पर कुछ कार्यों को करने की मनसा बन जाती है। तो आगे हम इसके संबंध में पढ़ते हैं कि सम्यक विचार विमर्श के उपरांत इस समिति ने सन 1948 में अपनी आख्या, एक विवरण, प्रस्ताव, संस्तुति भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। समिति के द्वारा दी गई कुछ प्रमुख संस्तुतियाँ, अनुशंसाएं निम्नवत थीं। क्रमशः माध्यमिक व उच्च शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं को कम किए बिना, कहने का मतलब जितनी सुविधाएं पूर्ववत दी जा चुकी हैं उनको बिना कम किए हुए जूनियर बेसिक शिक्षा उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य को अपने ऊपर लेना चाहिए। पुनः पढ़ देता हूँ। माध्यमिक व उच्च शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं को कम किए बिना सभी को जूनियर बेसिक शिक्षा उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य को अपने ऊपर लेना चाहिए। दूसरा बिंदु जो सुझाव दिया, 6 से 11 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की, 6 से 11 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की अनिवार्य सार्वभौमिक शिक्षा 10 वर्ष में उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रांतों को बनाना चाहिए। अगला बिंदु है वर्तमान थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए पुनः हम अपने टॉपिक पर आते हैं। वर्तमान आकस्मिकता को देखते हुए केवल 5 वर्षों के लिए शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 के स्थान पर 1:40 रखा जा सकता है। एक्चुअली पहले जो नियम था, जो निर्धारण किया गया था शिक्षक और छात्र का अनुपात, वह 140 ही था, किंतु बाद में 1:30 का अनुपात रखा गया। तो पुनः इसमें यह निर्धारित किया गया कि यदि कुछ दिन इस प्रकार से शिक्षक
और शिक्षार्थियों का अनुपात चलेगा या चलता रहेगा तो जैसा कि बिंदु जो प्रकरण को हम पढ़ रहे हैं वह शैक्षिक विकास में वित्त समिति, तो वित्त समिति जैसा कि फंडिंग से संबंधित, धन से संबंधित शैक्षिक विकास में वित्त समिति का क्या रोल होना चाहिए, ये बातें इसमें बताई गई। तो धन जब हमारे पास होगा तो कई प्रकार के विकास करने में हम एक साथ सक्षम हो सकते हैं। इसलिए 1:30 की जगह 1:40 शिक्षक और शिक्षार्थी का रेशियो 5 वर्षों के लिए कर दिया जाए। अगला बिंदु है शहरी क्षेत्रों में यदि उचित हो तो, यह भी कहा गया कि शहरी क्षेत्र में यदि उचित हो तो एक ही स्कूल इमारत को 2 पालियों में अलग अलग शिक्षकों के साथ प्रयुक्त किया जा सकता है। अगला है धर्मार्थ, ट्रस्टों की आय के एक अंश को शिक्षा पर व्यय करने का प्राविधान सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। पुनः अगली बिंदु पर आते हैं। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों से 6 माह तक प्रौढ़ को पढ़ाने का कार्य लिया जाए। स्वाभाविक है कि उस समय प्रशिक्षुओं की संख्या बिल्कुल शून्य थी, अन्यथा हाई स्कूल मैट्रिक के छात्रों से प्रौढ़ को पढ़ाने की कोई आवश्यकता हमें नहीं समझ में आती है, क्योंकि शिक्षित वर्ग औपचारिक शिक्षित वर्ग नहीं था। इसलिए प्रौढ़ को पढ़ाने के लिए मैट्रिक के कुछ विद्यार्थियों को लगाया गया कि वो कम से कम उनको साक्षर कर सकें। अगला बिंदु है शिक्षा की लागत पूंजी व आवर्ती व्यय में सहयोग हेतु स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए। कहने का मतलब जो निजी संस्थाएं, निजी कार्यक्रम, निजी उत्पादन, कोई न कोई कार्य किया जा रहा है, उनको यह प्रोत्साहित किया जाए कि वह उसमें से कुछ ट्रस्टीशिप निभाएं, कुछ सहयोग करें। अगले बिंदु में केंद्र की आय के 10%, केंद्र की आय के 10% व राज्यों की आय का 20% शिक्षा के लिए व्यय किया जाए। संपूर्ण फंड से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो रेशियो तय हुआ, केंद्र सरकार 10% का योगदान करे तथा राज्य की सरकार अपनी आय का 20% शिक्षा के लिए व्यय करे। अगला सुझाव शिक्षा के लिए दिया गया सहयोग आयकर के दायरे से मुक्त होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ शैक्षिक विकास में वित्त समिति 1948 से 50 की समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति के मुख्य जो सदस्य थे
प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे और सचिव थे। इस समिति के अध्यक्ष पुनः मैं बताना चाहूँगा श्री वी.जी. खैर, और अन्य सदस्य जो नियुक्त किए गए थे वो डॉक्टर वी.पी. अदारकर, डॉक्टर ताराचंद, आचार्य नरेंद्र देव, प्रोफेसर हुमायूं कबीर, श्री रुस्तम पी. मसानी, श्री वी. नरहरि राव, श्री N.R. सरकार, और 8वें सदस्य के रूप में जो थे प्रोफेसर के.टी. शाह थे। और जैसा कि किसी भी समिति, संगठन, व्यवस्था को चलाने के लिए सेक्रेटरी का होना अनिवार्य होता है, तो इसी कड़ी में सचिव, सेक्रेटरी जो नियुक्त की गई थी वो बीना चटर्जी थी। इस तरह से कार्यक्रम बढ़ते हुए समिति अपनी कार्यसूची तक पहुंचा, जिसमें केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने अपनी 14वीं बैठक में एक अखिल भारतीय शैक्षिक सभा ने सन 1948 में शिक्षा के भावी कार्यक्रम का प्रश्न उठाते हुए सन 1944 में सार्जन समिति द्वारा प्रस्तुत भारत में युद्धोपरांत शैक्षिक विकास योजना पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। तो इस प्रकार से ये आपका सार हो सकता है। और आगे जो इसकी अनुशंसाएं थी, जो संस्तुतियाँ थी, पुनः वीडियो को रिवीट करके आप विजिट करके देख सकते हैं। और अंत में समिति ने स्वतंत्र भारत में अर्थात शैक्षिक विकास में वित्त समिति ने स्वतंत्र भारत में शिक्षा के लिए वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ प्रस्तुत की। थैंक यू।